गुड इवनिंग गाइस। सो हम PTC 65 इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। अभी क्या हुआ है, ये सेकंड इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। जो इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग था, ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस किस के बीच में? इंडिया की तरफ से नीति आयोग के बीच में और रशिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, ये जो इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग था, उस वक्त ये एस्टेब्लिश किया गया था। जो पहला ये डायलॉग हुआ था वो 2018 में हुआ था, सन पीटर्सबर्ग में, रशिया में हुआ था। जो सेकंड मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? हमारे न्यू दिल्ली में हुई है, इंडिया में। ये जो सेकंड मीटिंग है, हमने इसमें 6 कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे फोकस किया है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे हम, कुछ टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर पे काम करेंगे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, कैसे डिजिटल इंफॉर्मेशन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ पर सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेशन इन ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री, इन पे फोकस करेंगे, और टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी। इन 6 एरियाज़ पे हमने क्या किया? स्पेशली फोकस किया। आगे बढ़ते हैं। रशियन फार ईस्ट। अभी क्या है, जो 20th इंडिया रशिया की एनुअल समिट हुई है, और इसी के साथ साइमल्टेनियसली 5th मीटिंग हुई है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। कहाँ पे हुई है? ये रशिया के व्लादिवोस्टॉक में हुई है। अब इस न्यूज़ में क्या है, इसमें फोकस किया है मेनली जो रशिया का ईस्ट है ना, रशिया का जो फार ईस्ट है, हम उसे डेवलप करेंगे। जिसमें इंडिया ने कितना $1 बिलियन क्या किया है, इंडिया ने उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है गाइस। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम थी वो 2015 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम यही था, एम यही था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एस्टेब्लिश करने का, कि जो रशिया का जो फार ईस्ट है उसे हमें क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलप करना है, और हमें क्या करना है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है एशिया पैसिफिक रीजन में। अब जो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये समिट हुई थी, 5th समिट किसकी? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, उसमें कौन कौन थे? इंडिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अर्लियर पहले प्रपोजल हुआ था कि एक हम मैरीटाइम रूट बनाएंगे, चेन्नई से लेके और रशिया के व्लादिवोस्टॉक तक जाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी हम सामान भेजते हैं एक कंट्री से, रशिया से इंडिया में आता है, उसको मेनली अभी उससे क्या होगा, उसका ट्रैवल टाइम घट जाएगा। मतलब 24 दिन लगेंगे अगर हम ये पोर्ट क्या होंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ये रूट कंस्ट्रक्ट करेंगे बिटवीन चेन्नई एंड व्लादिवोस्टॉक के बीच में, जिसमें अभी करंटली कितने लगते हैं? 40 दिन लगते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी कार्गो को ट्रांसफ़र करना है रशिया के फार ईस्ट में, तो हमें यूरोप के विया यूरोप जाना होता है। लेकिन अगर ये मैरीटाइम रूट से हम क्या करेंगे, 16 दिन हम अपने बचा सकते हैं। तो इसकी भी बात हुई थी। अभी क्या है, इंडिया और रशिया ने एक रोड मैप क्रिएट किया जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें क्या है, लॉन्ग टर्म इंपोर्ट कर सकते हैं हम क्रूड ऑयल का बाय इंडिया फ्रॉम रशिया। रशिया के फार ईस्ट जो रीजन है ना, वहाँ पे क्रूड ऑयल का अच्छा खासा रिजर्व है, तो वहाँ से हम लॉन्ग टर्म इंपोर्ट उसमें कर सकेंगे। ये जो पैक्ट है, ये 5 ईयर रोड मैप का एक पार्ट है, कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ठीक है, 2019 से 24 के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं पावर ऑफ सिबेरिया प्रोजेक्ट। अब पावर ऑफ सिबेरिया प्रोजेक्ट में क्या है, चाइना और रशिया ने अभी फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन करी है। जैसे हमने कल पढ़ी थी मोतीहारी एक्नोजी, इंडिया और नेपाल के बीच में पाइपलाइन, उसी तरह चाइना और रशिया ने एक इनॉग्रेट करी है पाइपलाइन, बॉर्डर पाइपलाइन 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसको नाम इन्होंने दिया पावर ऑफ सिबेरिया। जो 2019 जो ईयर है वो 70th एनिवर्सरी मार्क करती है बिटवीन द बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन किसमें? रशिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने पावर ऑफ सिबेरिया को इनॉग्रेट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। जो इसका क्या सेंटर ये है कि हम क्या करेंगे, जो रशिया के यकूटिया से, इस रीजन से जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पे? चाइना में क्या की जाएगी? ट्रांसफ़र की जाएगी, पंप की जाएगी। ठीक है, जो ये पाइपलाइन है ये 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। ये 4000 किलोमीटर लेंथ में है, और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी, एनुअली हम इससे कितना नेचुरल गैस को ले सकते हैं? 61 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया। अभी क्या है कि इंडिया सेंट्रल एशिया बिज़नेस काउंसिल में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम एयर कॉरिडोर सेटअप करेंगे। किस किस के बीच में? इंडिया और जो सेंट्रल एशिया की जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? हम एयर कॉरिडोर सेटअप करेंगे, जिससे ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट क्या हो सके, हमारे बूस्ट हो सके। किस में? हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एक्सप्लेनेशन दी है, किस में? इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल में। ठीक है,
अब हमारा एम क्या है कि एयर कॉरिडोर अगर हमारे डेवलप होंगे उससे क्या आएगा, हम ट्रेड बूस्ट कर सकेंगे पेरिशेबल गुड्स में, एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स में। जो अभी जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया के ये ईरान के जो बंदर अब्बास है इसके थ्रू होता है, नॉर्दर्न यूरोप में भी और चाइना के थ्रू भी। अब जो हमारा बिज़नेस काउंसिल है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो बिज़नेस काउंसिल है ये लॉन्च किसने किया था, फिक्की जो अपनी इंडिया की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसने पार्टनरशिप किसके साथ की थी, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ की कुछ इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं इनके साथ पार्टनर करके इसे क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, अब इंडिया का क्या एफर्ट है कि हमें इस रीजन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ये 2012 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है कि हम जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी पॉलिटिकल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखे, किसमें, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है उस जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व है एनर्जी का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए हमें उनके साथ क्या करना है, कनेक्ट रखना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपनी इस को रिज़र्व कर सकें। अब जो फर्स्ट सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था मिनिस्ट्रियल लेवल सेटिंग, ये 2019 में हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, जिसको को चेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। गाइस इसको थोड़ा याद रखना जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अशगाबत एग्रीमेंट ये है कि इसमें क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर है। इसमें क्या आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का वो सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में है। इसमें जो अशगाबत एग्रीमेंट के बीच में जो कंट्रीज़ हैं वो आप देखो कौन कौन सी हैं। एक तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, और ये क्या, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 7 कंट्रीज़ हैं जो ये अशगाबत एग्रीमेंट की क्या है, पार्ट हैं। इन 7 कंट्रीज़ का क्या है कि हमें एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना है जिससे जो गुड्स हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकें सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ में बीच में। ठीक है, मतलब कि जो हम गुड्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, एक है तापी भी ना एक नेचुरल गैस पाइपलाइन हमने बनाई है। तापी का मतलब जैसे टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कहाँ से कहाँ फैलेगी, ऑफ कोर्स 4 कंट्रीज से जाएगी। जो तुर्कमेनिस्तान के इससे देख लो यार, फील्ड का नाम है, हेरात से आएगी, फिर कंडार से मुल्तान इसका अपना पाकिस्तान से जाएगी, और ये फजली क्या पाक इंडिया के बॉर्डर से यहाँ से क्रॉस होकर जाएगी। तो जो इस न्यूज़ में जो मेन है ना, एक तो ये तो पता ही होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या क्या किया है। एक तो तापी पाइपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अशगाबत एग्रीमेंट है ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा याद रखना। देखो 2012 में जो लॉन्च हुआ है पॉलिसी आई उसके बारे में तो कोई पूछ नहीं सकता। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग है वो कहाँ पे हुआ है, क्योंकि 2019 में हो रखा है, ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हो रखा है, और को-चेयर किसने किया था, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन अभी क्या है, देखो पहली बात हम बात करते हैं यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन में है कौन कौन सी कंट्री। इसमें मेनली 5 कंट्रीज़ हैं, रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। 5 कंट्रीज़ हैं। यूरेशिया नाम से पता चल रहा है यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ यूरोप जो मतलब कि जो बॉर्डर है यूरोप और एशिया वहाँ की कंट्रीज़ हैं। इनमें 5 कंट्रीज़ हैं, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान। ठीक है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो पहले 3 थे, रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान। अब रशिया ने क्या है, रशिया ने ये बोला है कि हम जो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है वो चाहता है कि इंडिया उसके साथ क्या करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। कौन, इंडिया किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं 5 उनके साथ 2020 तक वो कर दे। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, जो एस्टेब्लिश किया गया था एक ट्रीटी के तहत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की। ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2015 में। ऑफ कोर्स अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसमें क्या चाह रहा है, ये भी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स जा रहा है, सर्विसेज जा रहा है, कैपिटल और लेबर है, ये सब चाह रहा है। यूरेशिया जो इकोनॉमिक कमीशन है वो क्या है, इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, बस यही है। तो आप समझ में आ गया कि रशिया क्या चाहता है कि इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो किसके साथ साइन कर दे, यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ। ठीक है गाइस, इसके 5 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना आपको डिफरेंट बॉडीज़ आ रही हैं और उनके मेंबर्स आ रहे हैं, तो ये आप लर्न कर लो, क्योंकि ये एक टाइम लगेगा, एक बार लगेगा इसको याद करने में, उसके बाद क्योंकि बार बार रिपीट होंगे तो आपको ये फिर याद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे बिल्कुल। आगे चलते हैं, इंडिया और वेस्ट एशिया में। इंडिया सऊदी अरब के देखते हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अपने मोदी साहब जी, उन्होंने सऊदी अरब किंगडम में विजिट करे थे और इन्होंने अटेंड किया था वहाँ की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कि रियाद सऊदी अरब में हेल्ड हुई थी। क्या,
फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो रियाद में हुआ था, वो अपने मोदी भाई साहब जी ने सऊदी अरब में क्या किया, अटेंड किया। अब पहले ये देख लेते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है क्या। ये सऊदी अरब का इनिशिएटिव है। वो क्या चाह रहा है कि हम अपनी सऊदी अरब की जो किंगडम की इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई किया जाए और जो उसकी डिपेंडेंस ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है उसको क्या की जाए, रिड्यूस की जाए। इसलिए वो क्या चाह रहा है कि वो डिफरेंट ग्लोबल के जो मतलब ग्लोबली जो भी वर्ल्ड के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इकट्ठे ला रहा है और उनसे डिस्कस कर रहा है रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सो दैट वो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। FII को हम डिस्क्राइब भी करते हैं डेवोस इन द डेजर्ट। डेवोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनुअली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है वो डेवोस में होती है, ठीक है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव पता चल गया, ये सिंपली एक है सऊदी अरब का इनिशिएटिव है ताकि वो अपनी किंगडम की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सके और अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सके। समझ में आई। अब इस विज़िट का क्या आउटकम रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ऐसा है, सऊदी अरब ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ के साथ साइन किया हुआ है। अब इंडिया इसमें चौथी कंट्री बन चुका है। इसके तहत क्या है कि हमें जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कल्चर और सोसाइटी पे ध्यान देंगे और इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। जो हेड की जाएगी इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर और सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर। और अगर इन चारों का काम करना है पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, कल्चर और सोसाइटी के, तो वो हेड की जाएगी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्री ने 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसमें हम ध्यान रखेंगे जो नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट किया जाए, मतलब जो इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती हैं उन पे प्रिवेंट किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे और कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन पे फोकस करेंगे। सऊदी अरब ने इंडिया को बोला है कि ये इंडिया जो किंगडम, उसकी किंगडम की 8 स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उसमें से इंडिया भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्रीज़ है अंडर विज़न 2020। उसका विज़न 2030 यही है कि अपनी जो उसकी डिपेंडेंस हो ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उसको रिड्यूस करना। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया पैलेस्टाइन। अभी इंडिया ने क्या किया है, पैलेस्टाइन इंडिया टेक्नो पार्क को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके लिए $3 मिलियन की फंडिंग करी है। अब क्या है, जो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ये टेक्नो पार्क में, ये एग्रीमेंट का एक पार्ट है जो इसने साइन किया था टेक्नो पार्क सेटअप होने में, जिसमें इंडिया $12 मिलियन ग्रांट करेगा। अभी तो उसने कितने के $3 मिलियन ही दिए, $12 मिलियन का ऑलरेडी इसने एग्रीमेंट किया हुआ है, साइन किया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करना है जो इंडस्ट्री के लिए एक्सेसिबल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, और हम जो नॉलेज गैप होता है ना प्राइवेट सेक्टर और अकेडमी, उनको ब्रिज कर सके। लाइक आप कॉलेज से निकले, अभी फ्रेश हो, ठीक है, लेकिन आप एकदम से इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए लायक नहीं हो, आपको उसके बीच में ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरेटिकल एंड अ प्रैक्टिकल थिंग। तो उस गैप को ना ब्रिज करना है, दैट इज बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड द अकेडमिया। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और ईरान। अभी जो है ना, देखो मैंने आपको कल, वैसे अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो और ये भी देखते हो तो आपको पता चलेगा, कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ईरान ने छाबाहर पोर्ट के बारे में बोल दिया कि अब तुम रहने तो हम खुद बना लेंगे, क्योंकि इंडिया डिले कर रहा है उसकी वर्किंग में और ना ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो खैर, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ हुई थी, वो यहीं से हुई थी। इंडिया और ईरान ने क्या किया था, एक छाबाहर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए साइन किया था एक प्रोजेक्ट। छाबाहर पोर्ट क्या है, ये जॉइंटली डेवलप ट्राईपैराट्राइट एग्रीमेंट है। इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, जिससे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो सके, गुड्स का भी, पैसेंजर का भी। ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। 2017 में इंडिया ने अपनी पहली शिपमेंट भेजी थी व्हीट की अफगानिस्तान को थ्रू दिस पोर्ट। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करता है, जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो कि छाबाहार पोर्ट से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब जब इंडिया वहाँ पे अब छाबाहार पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो इंडिया की कोई तो बॉडी होगी जो उसको मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी। तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल उन्होंने डेवलप किया है, किसको, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह एक्ट करेगा, जो मैनेजमेंट करेगा, जो भी छाबाहार पोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ईरान में उसको देखेगा। ये जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, इसको अंडर कंपनी तक 2013 के अंडर इसको इनकॉर्पोरेट किया था और स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको बनाया था। जॉइंटली प्रमोट किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है गाइस, ये बस इतना ही है इसमें। आगे चलते हैं। कुर्ड्स क्या है, एक कम्युनिटी, एक्चुअली एथिकल कम्युनिटी है, स्टेटलेस है, ठीक है। जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं, आप देख रहे हो, उनके पास कोई घर बार नहीं है, उसी तरह कुर्ड्स हैं। टर्की ने अभी अटैक किया कहाँ पे, नॉर्दर्न सीरिया में, जहाँ पे मेनली कर्दिश रहते हैं। कुर्द्स जो है ना वो टेरिटरी
स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है, ठीक है, इस कम्युनिटी के लोग हैं ये, सीधी बात ये है, ट्राइबल्स नहीं बोल पाएंगे, जो भी यही एथनिक के ग्रुप है। टर्की ने अटैक किया नॉर्दर्न सीरिया में। जो कुर्ड्स है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। ये मेनली कहाँ रहते हैं, साउदर्न और ईस्टर्न टर्की में रहते हैं, नॉर्दर्न इराक में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में रहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में रहते हैं, साउथ अर्मीनिया के पार्ट में रहते हैं। और ये जिस कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी में है ये, और कुछ थोड़ी थोड़ी कम्युनिटीज़ हैं वो जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान और ईस्टर्न ईरान में भी रहती है। अभी क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो गया था और जब ओटोमन एम्पायर की डिफ़ीट हो गई थी, तो जो वेस्टर्न एरीज हैं जो जीत गई थी, उन्होंने प्रोविज़न बनाया था कि कुर्दिश स्टेट को लेके कि कुर्द्स के लिए अलग से स्टेट बनाई जाएगी, और उसके लिए ट्रीटी ऑफ सेवर्स क्या किया था वो लेके आए थे। लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ लोसेन आई 1923 में, जिसने क्या है मॉडर्न जो टर्की था उसकी बाउंड्री सेट कर दी और जो कुर्दिश स्टेट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा, और जिस वजह से कुर्द्स जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए रह गए अपनी अपनी कंट्रीज़ में। इदलिब क्या है, ये इडलिब, व्हाट इज़ इडलिब? ये नॉर्थन वेस्टर्न सीरिया में सिचुएटेड है, टर्की को बॉर्डर करता है। ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कि फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, अपोज टू द सीरियन गवर्नमेंट। सीरियन गवर्नमेंट के कहने के बाद भी उसे अपोजिशन में इसको फोर्सेबल इसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया जा रही। कुछ न्यूज़ हैं, छाबाहर पोर्ट तो आपको पता ही चल गया, इसमें हम क्या बात है, इंडिया कंस्ट्रक्ट करवा है, पोर्ट भी पता चल गया। इदलिब सीरिया भी हमने देखा ही है। खुराइस ओल्ड फील्ड सऊदी अरब में है, जहाँ पे ड्रोन के द्वारा अटैक किया था। कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया आपको पता ही है, अभी बात करी हमने। जेदा सऊदी अरब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, ठीक है, कर लेना। जाहिदान ईरान क्या है, ये इंडिया अफगानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट ट्रेड का कॉरिडोर है, ये भी। जरांज अफगानिस्तान भी, दिलाराम अफगानिस्तान भी। दोहा कतर में क्या यूएस तालिबान एग्रीमेंट को साइन किया गया था। दोहा कतर में क्या गया, यूएस तालिबान एग्रीमेंट को साइन किया गया था। बक्कू अज़रबैजान में 18th नाम समिट हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट में भी आगे आए। हजीकाक माइंस अफगानिस्तान में, इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। इंडिया कैन एक्सपोर्ट द आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हजीजाक माइन। अफगानिस्तान में जो हजीजाक माइंस, वहाँ से इंडिया एक्सट्रैक्ट करके आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। डुकुकाम पोर्ट ओमन में, इंडिया के यहाँ पे असेस मिल गया इस पोर्ट का, तब मिलिट्री यूज़ के लिए, ठीक है, पता होना चाहिए। लास्ट की जो 4 है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा और कर लेते हैं यारो, एक सेकेंड, ये कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 ही न्यूज़ है इसमें, इंडिया और अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड, देखो इस नाम से ही पता चल गया होगा आपको कहना क्या चाह रहा है। जो अफ्रीकन यूनियन है, मतलब जो अफ्रीका की इतनी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लॉन्च किया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया जाएगा फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि जो इसमें अफ्रीकन कॉमन मार्केट कितने हैं, 1.2 बिलियन पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं और जीडीपी ओवर 3.4 बिलियन डॉलर की है। जो फ्री ट्रेड जोन है ये ऑपरेशन कब से हो जाएगा, जुलाई 2020 से ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड है, इससे क्या होएगा, 60% बूस्ट होएगा इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड बाय 2020। मतलब कि अफ्रीका के अंदर ही जो कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में जो ट्रेड होगा ना, वो 60% बढ़ जाएगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में लागू कर दिया तो। इससे क्या होगा, इट विल बूस्ट द फॉर्मलाइजेशन इन अफ्रीकन इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा। 54 मेंबर्स कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इसे साइन कर चुका है, जिसमें से 27 ने उसको रेटिफाई भी कर दिया है। रेटिफाई का मतलब उसे कंफर्म कर दिया है। अफ्रीकन यूनियन क्या है, ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है, इसमें 55 मेंबर कंट्रीज़ हैं, सारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। कि इसका जो सेक्रेटरी था वो इथोपिया में है। ये ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 2002 में साउथ अफ्रीका के दुरबान में, ठीक है। इसको जो प्रिंसिपल है, एक विज़न होता है, कोई भी आप यूनियन बनाते हो कुछ उसका विज़न होता है या थीम होती है, उसी तरह इसकी जो थीम है कि हमें इंटीग्रेटेड करना है अफ्रीका को, इंटीग्रेटेड, प्रोस्पेरस और पीसफुल, ठीक है। IPP याद रखो, इंटीग्रेटेड, प्रोस्पेरस और पीसफुल हमें अफ्रीका को बना के रखना है, जो कौन करेगा, खुद के सिटीजन्स ही करेंगे, ठीक है। इसका एजेंडा 2063 है, स्ट्रेटेजिक्स, ताकि लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक और इंटीग्रेट ट्रांसफॉर्म कर सकें वो खुद को। इंडिया ने 2019 में एक्सटेंड किया था $15 मिलियन का ग्रांट नाइजीरिया को टू होस्ट अफ्रीकन यूनियन समिट, ठीक है गाइस। एक लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं, लीबिया समिट। अभी क्या है, कुछ जो इन कंट्रीज़ के हेड्स हैं या फिर लॉ मेकर्स हैं, कहाँ के, रशिया के, अल्जीरिया, टर्की, इजिप्ट, UAE, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चाइना, US, ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने बर्लिन में हुए, कहाँ, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में,
ये लोग वहाँ इकट्ठे हुए अंडर द यूएन के अंडर, उन्होंने फ्यूचर ऑफ लीबिया के बारे में डिस्कस किया। फिर लीबिया यार क्या, क्योंकि लीबिया में क्राइसिस चल रहा है। लीबिया कहाँ है? अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, मतलब सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। इसमें ये है कि समिट का यही मेन गोल है कि जो भी फॉरेन पावर्स हैं जो वहाँ पे क्या कर रही हैं, लीबिया में सिविल वॉर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको इंटरफेयर करने से रोका। चाहे अब कैसे भी रोका जाएगा, चाहे उनको वेपन्स हम यूज़ करें या ट्रूप्स यूज़ करें, मतलब कि अपने अपने कंट्री के आप ट्रूप्स कर दो कि जो भी वहाँ पे ये आतंक फैला रहा है उससे क्या करो, उसको रोका जाए। अब एग्रीमेंट क्या है कि कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये कंट्रीज़ आई हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट्स किसी भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही लीबिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे। पार्टिसिपेंट्स ने कॉल किया है कि वो कंसर्न फॉर अ सस्टेन सस्पेंशन ऑफ, मतलब कि वो कंसर्न है उसलिए कि यार इतने टाइम से वहाँ पे कितना ज़्यादा वो हो रहा है, परमानेंट सीज फायर हो रहा है, ठीक है। अब जो भी लीबियन की पार्टीज़ हैं उन्होंने अर्ज किया है कि वो रिज्यूम करेंगे इंक्लूसिव लीबियन ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ लीबिया क्राइसिस का देख लेते हैं। लीबिया एक कंट्री है अफ्रीका के रीजन में। लीबिया को इंडिपेंडेंट मिली थी 1951 में। उसके बाद मुअम्मर गद्दाफी ने 2011 तक राज किया, जब लीबिया सिविल वॉर शुरू हुआ। अब जो लीबिया सिविल वॉर 2011 में शुरू हुआ, तब क्या हुआ था? अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का क्या मतलब है कि वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, अपराइजिंग्स हुई, फिर कुछ दंगेबाजी भी हो गई, ठीक है, जो जिस वजह से ये पूरे अरब में फैल गई 2010 तक, ठीक है, मतलब 2011 में, ठीक है। तो ये जो है वो आज तक चलती आ रही है। तो इसी को जिस वजह से आगे फिर ये जो डिक्टेटर थे मुअम्मर गद्दाफी, इनकी भी डेथ हो गई थी और तब से ये सिविल वॉर चल ही रहा है। तो इसके फ्यूचर को लेके ही ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने क्या है कुछ एक दूसरे में बातें करी हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम ये अपना 6th पार्ट शुरू करेंगे। तो गाइस बाय बाय, टाटा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है गाइस, बाय।